ने बनाया फूलों का लहंगा। मुरारी अपने गांव के मुखिया दीनदयाल के यहाँ माली का काम किया करता था और उसकी पत्नी मंगली घर में रहकर सिलाई का काम किया करती थी और वह आसपास के लोगों के कपड़े सिला करती थी। ऐसे ही दोनों पति पत्नी मिलकर मेहनत किया करते थे जिससे कि वो अपने घर की आर्थिक स्थिति को बदल सके और उनके साथ उनकी बेटी अंजना और उनकी बूढ़ी माँ सुलोचना भी रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन जब मुरारी मुखिया के यहाँ से काम करके घर वापस आता है तो मंगली उसके लिए पानी लेकर आती है और कहती है, ये लीजिए जी, पानी पी लीजिए। वैसे भी आपको इतनी धूप में काम करके प्यास लग गई होगी। मंगली, हम गरीबों के लिए तो धूप बरसात सब एक बराबर होता है। हमें तो हर एक मौसम में कुछ न कुछ सहना ही पड़ता है। ये तो आपने सही कहा जी। अच्छा, अब आप खाना खा लीजिए। मैं बाजार जा रही हूँ क्योंकि आज मुझे सिलाई के कुछ पैसे मिले हैं, तो सोच रही थी कि जाकर माँ जी के लिए दवाइयाँ ले आती हूँ। मुरारी को शुरू से ही पेड़ पौधे में ज्यादा लगाव था, इसलिए उसे बचपन से ही बगीचों में काम करने का बहुत शौक था। इसलिए वो मुखिया के यहाँ जो तरह तरह के फूल लगे होते हैं, उनके कुछ बीज वो अपने आंगन में लाकर लगा लेता है और उन्हें रोज सुबह शाम पानी देता है। ऐसे ही कुछ दिन बाद उसके आंगन में बड़े ही सुंदर सुंदर फूल लगने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह पिताजी, आपने तो बहुत ही सुंदर सुंदर फूल लगाए हैं यहाँ पर और इनमें से कितनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही है और ये दिखने में भी कितना खूबसूरत लग रहा है। हाँ बेटा, क्योंकि इन फूलों को लगाने में तुम्हारे पिताजी ने बहुत मेहनत की है। माँ, कल हम लोग अंजलि दीदी की शादी में जा रहे हैं ना, तो मैं कल शादी में क्या पहन कर जाऊंगी? अरे बेटा, संदूक में जो तुम्हारी अगले साल वाली फ्रॉक है ना, तुम उसे पहन लेना। लेकिन माँ, वो तो बहुत पुरानी हो गई है ना और मैं हर शादी में बार बार वही फ्रॉक पहन कर तो जाती हूँ। इसलिए इस बार आप मुझे कोई नई फ्रॉक दिलवा दो, मैं उसे पहन कर नहीं जाऊंगी। अंजना की बात सुनकर मंगली थोड़ी उदास हो जाती है। अरे बहू, अगर अंजना इतना कह रही है तो तुम उसे नए कपड़े दिलवा क्यों नहीं देती? माँ जी, नए कपड़े खरीदने के लिए पैसे भी तो होने चाहिए ना, और जो थोड़े बहुत पैसे थे उनसे घर का थोड़ा बहुत राशन और आपकी कुछ दवाइयाँ ले आई हूँ। अब भला मैं अंजना के लिए कपड़े का पैसा कहाँ से लेकर आऊँ? तो फिर ठीक है माँ, मैं भी अब शादी में नहीं जाऊंगी। आप लोग अकेले ही चली जाइए, मुझे नहीं जानी है शादी में। इतना कहकर अंजना रोते हुए वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसको इस तरह इतना उदास देखकर मंगली को बहुत दुख होता है। इसलिए वो अपनी शादी की पुरानी साड़ी बाहर निकालती है और कहती है, अरे ये साड़ी तो बहुत ही पुरानी लग रही है, पर इसमें ऐसा क्या लगाऊं जिससे कि ये साड़ी खिल उठे? उसी समय मंगली की नजर अपने आंगन में लगे फूलों पर जाती है और उन रंग बिरंगे फूलों को देखकर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो उन फूलों को तोड़कर उस साड़ी पर लगाकर सिलने लगती है और कुछ ही देर में वो उस साड़ी से एक बहुत ही सुंदर लहंगा सिलकर तैयार कर देती है। और जब अंजना घर वापस आती है तो वो उसे दिखाते हुए कहती है, ये देखो अंजना बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए कितना सुंदर फूलों का लहंगा बनाया है। अरे वाह माँ, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है और इन फूलों से महक भी कितनी अच्छी आ रही है। ये तो दुनिया का सबसे खूबसूरत लहंगा है माँ। इस तरह अगले दिन अंजना शादी में वही फूलों का लहंगा पहनकर जाती है और वहाँ पर आए सभी लोग उसका फूलों का लहंगा देखकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उसी समय अंजना की एक दोस्त कहती है, क्या बात है अंजना, तुम्हारा लहंगा तो दुल्हन के लहंगे से भी ज्यादा सुंदर लग रहा है। सच में मुझे भी अब तुम्हारे जैसा ही फूलों का लहंगा लेना है। तुमने इसे कहाँ से खरीदा है? अरे ये मैंने कहीं से खरीदा नहीं है, बल्कि ये तो मेरी माँ ने मेरे लिए अपने हाथों से बनाया है। क्या सच में मंगली, ये फूलों वाला लहंगा तुमने बनाया है? तुम तो बहुत ही टैलेंटेड हो। अच्छा, अगले महीने मेरे भाई की शादी है तो तुम मेरी भाभी के लिए एक ब्राइडल लहंगा तैयार कर सकती हो। और हाँ, एक लहंगा मेरी बेटी के लिए भी। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए होंगे मैं तुम्हें दूंगी।
फिलहाल अभी के लिए ये एडवांस रख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरह हर कोई शादी में अंजना के लहंगे की बहुत तारीफ करता है और इसी वजह से मंगली को शादी में ही कई सारे लहंगा सिलने का ऑर्डर मिल जाता है। यह देखकर मुरारी और मंगली बहुत खुश हो जाते हैं और अगले दिन ही मंगली उन पैसों से बाजार जाकर कुछ कपड़े खरीद लाती है और उनमें अपने आंगन के लगे फूलों को लगाकर एक सुंदर सा ब्राइडल लहंगा तैयार करती है और उसमें उसने बहुत सारे लाल गुलाब के फूल भी लगाए होते हैं जो कि दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहा होता है। ये लीजिए जी, ये सारे ऑर्डर पूरे हो चुके हैं। अब बस आप इन्हें जाकर ग्राहक के घर दे आइए। देखना, ऐसे ही हमारे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएगी और हम माँ जी का इलाज भी अच्छे से करवा पाएंगे और अपनी बेटी अंजना की इच्छाओं को भी पूरा कर सकेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा मंगली। अब लगता है हमारे भी अच्छे दिन आ जाएंगे मंगली। और इस तरह से मंगली के बनाए हुए फूलों का लहंगा हर किसी को पसंद आने लगता है और उसे शहरों से भी कई सारे ऑर्डर मिलने लगते हैं। देखते ही देखते मंगली की अच्छी खासी कमाई होने लगती है और मुरारी भी मुखिया के यहाँ से नौकरी छोड़कर अपने घर के आगे ही फूलों का एक बहुत बड़ा बगीचा लगा लेता है, जिससे मंगली फूल तोड़कर फूलों के सुंदर सुंदर लहंगे बनाती है। और ऐसे ही कुछ सालों में वे लोग गांव में ही अपनी एक बड़ी सी दुकान खोल लेते हैं, जहां गांव और शहर के सभी लोग उनके फूलों से बना लहंगा लेने आया करते हैं। और इस तरह अब उनकी जिंदगी की सारी परेशानियां दूर हो जाती है और उनकी आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह से बदल जाती है और वह भी अपने परिवार के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जीने। भूखी गरीब माँ का जादुई फ्रॉक। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में शांति नाम की एक गरीब औरत अपनी 2 बेटियों सोना रिया के साथ ही रहा करती थी। शांति का परिवार बहुत ही गरीब था, इसलिए वो अपना घर चलाने के लिए लोगों के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी और दिन रात काम करने के बाद भी वो अपने परिवार को सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही खिला पाती थी। लेकिन वो फिर भी अपने दोनों बच्चों के साथ बहुत खुश रहती थी। ऐसी ही एक दिन जब शांति अपनी मालकिन के यहाँ खाना बना रही होती है तो वहाँ पर थोड़ा सा खाना बच जाता है। उसी समय शांति सोचती है, क्यों ना मैं मालकिन से पूछकर ये खाना पैक करके अपने बच्चों के लिए ले जाऊं, वरना ये लोग तो ये खाना फेंक ही देंगे। इतना कहकर शांति वो बचा हुआ खाना एक थैली में पैक कर लेती है और सारा काम खत्म करके वो अपने घर वापस जाने लगती है। लेकिन उसी समय उसकी मालकिन विमला उसे रोक लेती है और उसे गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है, अरे शांति, ये तू थैली में क्या लेकर जा रही है? कहीं कुछ चुरा कर तो नहीं ले जा रही है? जरा दिखा मुझे। नहीं नहीं मालकिन, ये तो मैं वो बचा हुआ खाना अपने बच्चों के लिए लेकर जा रही थी। अच्छा, मैंने क्या यहाँ तेरे बच्चों के लिए अनाथ आश्रम खोल रखा है जो तू बिना मुझसे पूछे ये खाना लेकर जा रही है? मुझे माफ कर देना मालकिन, मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। मैं इसे वापस रख देती हूँ। कहीं तू जानबूझकर तो नहीं ज्यादा खाना बनाती है, ये सोचकर कि तू बचा हुआ खाना अपने बच्चों के लिए ले जाएगी? नहीं मालकिन, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचती। वो तो आज साहब ने खाना नहीं खाया था, इसलिए ये खाना बच गया, वरना मैंने तो हिसाब से ही खाना बनाया था। तो जैसी नौकरानी की इतनी हिम्मत, तुम मुझसे जुबान लड़ा रही है? रुक, मैं अभी तुझे काम से निकालती हूँ। आज के बाद तुझे काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे माफ कर दो मालकिन, पर मुझे काम पर से मत निकालिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। शांति के इतना कहने पर भी विमला उसकी एक नहीं सुनती और उसे काम पर से निकाल देती है और शांति बेचारी आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है और विमला उसे उसके काम के पैसे भी नहीं देती है, जिसकी वजह से शांति को बहुत बुरा लगता है। और ऐसे ही थोड़ी दूर चलने के बाद शांति देखती है कि कुछ लोग डस्टबिन में बहुत सारा खाना फेंक रहे होते हैं और ये सब देखकर शांति सोचती है, हे भगवान, यहाँ हम गरीब लोग ईमानदारी से काम करने के बाद भी 2 वक्त की रोटी नहीं खा पाते हैं और यहाँ ये लोग हैं जो खाने को इस तरह बर्बाद कर रहे हैं। पता नहीं हम गरीब लोग और इन लोगों में इतना फर्क क्यों है। शांति इतना कहकर अपने घर आ जाती है, जहाँ घर में उसकी बेटियाँ कब से उसका इंतजार कर रही होती है।
ये आस लगाई कि उनकी माँ उनके लिए कुछ खाने के लिए लेकर आएगी, लेकिन शांति तो खाली हाथी घर आ जाती है। लेकिन जब वो अपनी बेटियों का चेहरा देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसी समय उसकी बड़ी बेटी रिया उससे कहती है, माँ आज आप हमारे लिए क्या लेकर आई हो? आपको पता है हमें कब से बहुत तेज भूख लगी है। हाँ माँ, दीदी सही कह रही है, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे माफ कर देना, पर मैं आज तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं ला पाई। पर तुम लोग चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए जल्दी से कुछ खाने के लिए बना देती हूँ। तुम लोग बस थोड़ा और इंतजार कर लो। इतना कहकर शांति रसोई में चली जाती है, लेकिन उसकी रसोई में सिर्फ एक मुट्ठी आटा ही होता है और कल की बची कुची कुछ सूखी सब्जियां ही पड़ी होती है। उन्हीं से शांति अपने दोनों बच्चों के लिए कुछ खाने के लिए बना देती है और उन्हें खाने के लिए दे देती है, लेकिन वो खुद भूखी ही रह जाती है क्योंकि उसके खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता। इसलिए वो पानी पीकर ही अपनी भूख मिटा लेती है और शाम के खाने का इंतजाम करने के लिए शांति घर से बाहर चली जाती है और वो आसपास सभी दुकानों में काम ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे कोई भी काम नहीं देता और दिन भर रोड पर भटकने के बाद वो निराश होकर अपने घर वापस आ रही होती है। उसी समय उसे रास्ते में एक आम का पेड़ दिखाई देता है, जिस पर से शांति कुछ आम तोड़कर अपने घर ले आती है। देखो बच्चों, आज हम शाम को आम खाकर ही सोएंगे, बहुत मजा आएगा ये रसीले आम खाने में। इतना कहकर शांति उन आमों को काटकर अपने बच्चों को खाने के लिए दे देती है और उस दिन उसके बच्चे वो आम खाकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो आम बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट थे। सच में माँ, ये आम तो बहुत ही स्वादिष्ट है। आप ये आम कहाँ से लाई हैं? हाँ बेटा, मैं ये आम एक पेड़ से तोड़कर लाई हूँ, इसलिए तो ये इतने स्वादिष्ट हैं। और इस तरह उस दिन शांति के दोनों बच्चे वो आम खाकर ही सो जाते हैं और जब अगले दिन शांति सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसके बच्चों की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। हे भगवान, ये मेरे बच्चों को अचानक से क्या हो गया है? कल तक तो ये लोग बिल्कुल ठीक थे। माँ, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और उल्टी जैसा भी लग रहा है। अपने बच्चों की ऐसी हालत देखकर शांति भागते हुए बाहर जाती है और आसपास के लोगों से मदद मांगने की कोशिश करती है, लेकिन कोई भी उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। शांति सबके आगे हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, पर उसकी कोई भी मदद नहीं करता और ये सब देख शांति फूट फूट कर रोने लगती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो अपने बच्चों की मदद कैसे करे, क्योंकि उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे जिससे वो अपने बच्चों का इलाज करवा सके। उसी समय शांति मंदिर में जाकर अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है। हे भगवान, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो आज मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? क्यों मेरे बच्चे को इतनी तकलीफ दे रहे हो? कृपया करके मेरे बच्चों को ठीक कर दीजिए, मेरी मदद कीजिए। इतना कहकर शांति वहीं पर आंखें बंद करके फूट फूट कर रोने लगती है। तभी उसके सामने अचानक से मंदिर की देवी प्रकट हो जाती है और वो उससे कहती है, चुप हो जाओ शांति, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारी मदद करूँगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक बहुत ही अच्छी इंसान हो, पर तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है और इस समय तुम्हारे बच्चे भी बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। इसलिए ये लो, ये एक जादुई फ्रॉक है, इसे पहनकर तुम जो कुछ भी मांगोगी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होगी। लेकिन कभी भी इस जादुई फ्रॉक का कोई गलत इस्तेमाल मत करना, बल्कि इससे गरीब और लाचार लोगों की मदद करने की कोशिश करना। इतना सुनकर शांति वो फ्रॉक ले लेती है और देवी का धन्यवाद करके वहाँ से घर वापस आ जाती है और घर पर उस फ्रॉक को पहनकर अपने बच्चों को ठीक करने की इच्छा जाहिर करती है। हे मेरे जादुई फ्रॉक, तुम मेरे बच्चों को पहले की तरह बिल्कुल ठीक कर दो। शांति के इतना कहते ही उस फ्रॉक की रोशनी पूरे घर में फैल जाती है और उसके बच्चे पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और अपने बच्चों को ठीक देखकर शांति बहुत खुश हो जाती है
और उस दिन के बाद से शांति उस जादुई फ्रॉक की मदद से अपनी एक बड़ी सी दुकान खोलती है और उस फ्रॉक की मदद से वो गरीब और लाचार लोगों की मदद भी करती है। और ऐसे ही समय के साथ साथ शांति की जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है और वो अपने बच्चों के साथ मिलकर एक हंसी खुशी जीवन जीने लगती। शिवानी की उम्र अब 21 साल की हो गई थी और उसके माता पिता को अब दिन रात उसकी शादी की चिंता लगी रहती थी, क्योंकि शिवानी दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी और गरीब भी, इसलिए उससे कोई भी शादी नहीं करना चाहता था। और शिवानी का एक छोटा भाई था आयुष, जो अभी 10वीं क्लास में पढ़ता था। और ऐसे ही एक दिन शिवानी के पिता महेश अपनी पत्नी उर्मिला से कहते हैं, उर्मिला, अब तो मुझे लगता है कि भगवान को किसी गरीब के घर बेटी को जन्म देना ही नहीं चाहिए। सही कह रही हो जी आप। आजकल के लोग लड़की के गुण, उसकी अच्छाइयाँ नहीं देखते, बल्कि उसकी ऊपरी सुंदरता और वो दहेज में अपने साथ क्या लेकर आ रही है, बस यही सब आजकल लोग देखते हैं। मुझे तो बस दिन रात अपनी बेटी की शादी की चिंता लगी रहती है कि कहीं उसके काले रंग और मेरी गरीबी की वजह से उसकी उम्र ना निकल जाए। महेश इतना कह ही रहा होता है कि उतने में वहाँ पर आयुष आ जाता है और वो अपने माता पिता की सारी बातें सुन लेता है और कहता है, पिताजी, इसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। अगर आज आपने दीदी को आगे पढ़ने दिया होता तो शायद वो भी आज अपने पैरों पर खड़ी होती और फिर आपको उनके शादी के लिए यूं लोगों के आगे हाथ नहीं छोड़ना पड़ता। आयुष चुप बिल्कुल। जब तुम्हें कुछ पता नहीं है तो यूं बीच में सलाह नहीं देनी चाहिए। और तुम्हें पता है, लड़कियां चाहे कितना भी पढ़ लिख ले, लेकिन आखिरकार उन्हें शादी करके दूसरे का घर ही तो संभालना है। तो फिर आप लोग इतना हाथ पर क्यों मार रहे हो? कर दो ना दीदी की शादी। अरे माँ, आजकल ऐसी सोच कौन रखता है? आपको पता है आजकल लोग अपनी पढ़ाई के जरिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं, और मेरी दीदी तो पढ़ाई में मुझसे भी ज्यादा तेज थी। तो अगर आज आप लोगों ने उन्हें मौका दिया होता तो शायद वो भी आज अपनी जिंदगी में कुछ कर ली होती। आयुष, अब तुम अपनी बकवास बंद करो और जाकर अंदर अपने कपड़े बदल लो। इतना सुनकर आयुष गुस्से में वहाँ से चला जाता है। तभी शिवानी उससे कहती है, आयुष, माता पिता से इस तरह से बात मत किया करो, वो हमारे बड़े हैं, तो वो जो हमारे बारे में सोचते हैं वो अच्छा ही होगा। क्या अच्छा सोचते हैं दीदी? अगर आज उन लोगों ने आपको आगे पढ़ने दिया होता तो आज आप भी अच्छी कंपनी में जॉब कर रही होती, फिर आपके लिए भी ना रिश्तों की लाइन लग जाती। अच्छा ठीक है मेरे प्यारे भाई, अब तुम शांत हो जाओ और खाना खा लो। एक तो दीदी आप भी ना कभी अपने लिए आवाज नहीं उठाती हो। अरे तो मैं किसके सामने अपनी आवाज उठाऊं? वो सब मेरे अपने ही तो हैं। इतना कहकर शिवानी आयुष को शांत करवा देती है और कुछ दिन बाद मेनका नाम की एक औरत एक रिश्ता लेकर शिवानी के घर आती है और कहती है, अरे शिवानी की माँ, मैं तेरी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता लाई हूँ। वैसे तो लड़के वाले बहुत ही ज्यादा अमीर है और उसके घर में कई नौकर चाकर भी है, तो तुम्हारी बेटी वहाँ पर राज करेगी, राज। मेनका बहन, लड़का क्या करता है? अरे शहर की बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है लड़का और अच्छा खासा कमा लेता है। अरे जब वो लोग इतने ज्यादा अमीर है तो वो मुझ जैसी गरीब की काली बेटी से शादी क्यों करना चाहेंगे? अरे क्योंकि उन लोगों को गांव की एक सीधी साधी लड़की चाहिए, उनको रंग रूप से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए मैंने उन लोगों को तुम्हारी बेटी के बारे में बताया था, तो मालकिन ने हाँ कर दिया। इसलिए अब तुम ज्यादा मत सोचो शिवानी की माँ, और इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। इतना सुनकर उर्मिला और महेश इस रिश्ते के लिए मान जाते हैं और कुछ ही दिनों में राकेश के साथ शिवानी की शादी कर देते हैं। और दहेज के नाम पर महेश से जितना कुछ बन पाता है वो शिवानी को छोटा मोटा सामान दे देता है। लेकिन आज वो इस बात से बहुत खुश था कि उसने अपनी बेटी की शादी इतने बड़े घर में की है जहां उसे कभी भी किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि जब शिवानी शादी करके अपने ससुराल जाती है तो उसकी सास मीनाक्षी उससे कहती है, अरे इधर उधर क्या देख रही हो? आज तक तुमने कभी इतना बड़ा घर देखा भी है? नहीं मम्मी जी, सच में आपका घर बहुत ही ज्यादा सुंदर है। अरे तो तब भी तेरे बाप से इतना नहीं हुआ कि वो तुझे दहेज में कोई ढंग का सामान दे दे।
अरे हमने तो वैसे भी कोई मांग नहीं की थी, लेकिन फिर भी तेरे बाप ने जो कुछ भी दिया है कम से कम ढंग का तो देता। अरे ऐसे सामान तो हमारे घर के नौकर तक यूज नहीं करते हैं जैसा तेरे बाप ने दिया है। उसी समय मीनाक्षी की बेटी कंचन भी वहाँ आ जाती है और वो कहती है, अरे माँ, मैंने सुना है कि ये जो गरीब घर की लड़कियाँ होती है ये खाना बड़ा अच्छा बनाती है। तो मेरी प्यारी भाभी जी, आप ऐसा करिए, आप हम लोगों के लिए फटाफट से खाना बना कर ले आइए। हाँ क्यों नहीं, मैं अभी बना कर ले आती हूँ। आप बस मुझे बता दीजिए रसोई कहाँ है। शिवानी को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा होता है कि वो सब लोग उसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं। इसलिए शिवानी चुपचाप रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाती है और कुछ ही देर में डाइनिंग टेबल पर सबको खाना परोस देती है। और खाना खाते ही राकेश कहता है, खाना तो तुम ठीक ठाक ही बना लेती हो, चलो अब नौकरों के हाथ का खाना नहीं पड़ेगा। हाँ ठीक है, वैसे भी शिवानी तुम्हें पता है हमारे राकेश के लिए एक से एक बड़े घर के रिश्ते आ रहे थे, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं एक गरीब घर की लड़की लाऊंगी जो हमारे सामने कभी अपना सर ना उठा सके। इसलिए तुम भी हमेशा अपनी औकात में रहना और मेरे सामने कभी भी अपनी आवाज ऊंची करने की मत सोचना। जी मम्मी जी, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी। कहने को तो शिवानी इतने बड़े घर की बहू थी, लेकिन उस घर में उसकी हालत सिर्फ एक नौकरों जैसी थी, क्योंकि हर छोटी छोटी बात और हर किसी की गलती पर मीनाक्षी और कंचन उसे हमेशा नीचा दिखाया करती थी। ऐसे ही एक दिन, अरे भाभी, आज मेरी कुछ फ्रेंड घर आ रही है, इसलिए आप ये वाले कपड़े पहनकर उनके सामने आना, क्योंकि मुझे आपके ये गरीबों वाले कपड़े बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। इसलिए आप मेरे फ्रेंडों के सामने मेरी इंसल्ट मत करवा देना। पर कंचन, मेरे इन कपड़ों में क्या खराबी है? अरे कौन से कपड़े? आप इन्हें कपड़े कहती हैं? अरे ऐसे कपड़ों के तो हमारे घर पोछे तक नहीं बनते और आप इसे कपड़े कह रही हो? अरे लगता है अभी तक आपको हमारे स्टैंडर्ड का पता नहीं चला। पता नहीं कौन से घटिया मार्केट से आपके बाप ने आपको ये कपड़े खरीद कर दिए थे। कंचन इतना कह ही रही होती है कि उसी समय वहाँ पर आयुष आ जाता है और वो कंचन की सारी बातें सुन लेता है। अरे आप ये किस तरह से बात कर रही हो मेरी दीदी से? अरे आयुष, तुम कब आए? और छोड़ो इन बातों को, तुम चलो मेरे साथ। इतना कहकर शिवानी आयुष को अपने कमरे में लेकर जाती है, जहाँ आयुष उससे कहता है, दीदी वो किस तरीके से बात कर रही थी आपसे और आप चुपचाप ये सब सुन रही हैं? इसका मतलब आप यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं हो। बताओ दीदी, और मुझे सब सच सच बताना। आयुष के इतना कहने पर शिवानी उसे सारी बातें बता देती है। तभी आयुष कहता है, इतने घटिया लोगों के साथ आप कैसे रह रही हो दीदी? अरे मुझे तो इन बड़े लोगों पर पहले ही विश्वास नहीं था, लेकिन मेरी सुनता कौन है? तुम परेशान मत हो आयुष, सब ठीक हो जाएगा। और इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और उसी बीच शिवानी एक बेटी को जन्म देती है। अरे पहले ही हम इस मनहूस को अपने घर उठा कर ले आए और अब इसने अपने ही जैसे एक मनहूस को जन्म दे दिया। अरे मुझे अपने कुल को आगे बढ़ाने के लिए एक बेटा चाहिए था, लेकिन इस मनहूस ने एक बेटी को जन्म दे दिया है। इस तरह मीनाक्षी और राकेश शिवानी और उसकी बेटी को ताने देने लग जाते हैं और शिवानी उन लोगों की बातें सुन सुनकर मन ही मन कमजोर पड़ती जा रही थी। और उसी बीच आयुष अपनी बहन और उसकी बेटी के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आता है और अब आयुष एक वकालत की पढ़ाई करके वकील बन चुका होता है। दीदी क्या हुआ? आज आप इतनी कमजोर क्यों लग रही हो? ये लोग तुम्हारा ख्याल नहीं रखते क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है आयुष। तुम बताओ माँ बाबा कैसे हैं? उन लोगों ने तो मेरी शादी करने के बाद कभी मेरा ठीक से हाल चाल तक नहीं पूछा, जैसे कि मैं उन लोगों पर बोझ थी। क्या हुआ दीदी? आज आप मुझे सच में बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो। सही कहा तुमने आयुष, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। अरे इसमें मेरा क्या कसूर था कि मैं एक गरीब घर में पैदा हुई, और अगर आज मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया होता तो मैं जरूर अपनी जिंदगी में कुछ कर लेती। इस तरह इस घर में एक गरीब बाप की बेटी की जिल्लत तो नहीं सह रही होती। अरे वो लोग तो चैन की नींद सो जाते ही होंगे, ये सोचकर कि बेटी को बड़े घर में ब्याह दिया, लेकिन वो बेटी खुश है या नहीं इससे उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आयुष अपनी बहन की ये हालत देखकर बहुत ज्यादा दुखी होता है और वो अपनी बहन से कहता है, दीदी आप अभी मेरे साथ घर चलिए। जब इस घर के लोगों को आपकी कदर नहीं है तो आपका यहाँ रुकने का क्या फायदा?
इतना कहकर आयुष अपनी बहन और उसकी बेटी को लेकर अपने घर आ जाता है और अपने माता पिता को सारी बातें बता देता है। तभी उर्मिला कहती है, ये क्या किया तुमने आयुष? लड़की की शादी के बाद उसका ससुराल ही उसका सब कुछ होता है। अरे तो मैं क्या करता, उन्हें यहाँ चुपचाप रहने देता। अरे इसमें उनकी क्या गलती है कि वो आपके घर में पैदा हुई। इसलिए मेरी एक बात आज आप लोग कान खोलकर सुन लीजिए। दीदी अब यहीं रहेगी और अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी होगी और उनका सारा खर्चा मैं उठाऊंगा। और इस तरह शिवानी अपनी पढ़ाई पूरी कर लेती है और एक सरकारी स्कूल में टीचर की जॉब करने लगती है और अच्छा खासा पैसा कमाने लगती है। और इस तरह वो अपनी बेटी का भी एक बड़े से स्कूल में एडमिशन करवा देती है। और राखी के त्योहार वाले दिन वो आयुष को राखी बांधते हुए कहती है, आयुष मेरे भाई, सच में आज तुमने एक भाई होने का फर्ज अदा किया है और आज मुझे ये राखी बांधते हुए तुम पर सच में बहुत गर्व हो रहा है।